नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, इनकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलते हैं दोस्तों हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो दोस्तों, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित, समाजवादी, साम्यवादी या फिर पूंजीवादी? तो दोस्तों, भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित, यानी कि ये जो है साम्यवादी और पूंजीवादी, जो समाजवाद और पूंजीवाद है इसका मिक्स उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी से मिलकर बनी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें समाजवाद में क्या होता है, इसमें सारी जो हाथ कंट्रोल रहता है देश का वो सरकार के हाथ में होता है। और पूंजीवाद में जो कंट्रोल होता है वो होता है पूंजीपतियों के हाथों में। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यहाँ पर पूंजीपति भी होंगे और समाजवादी भी। तो आपने कुछ देखा होगी, यहाँ पर जो स्कूल्स हैं वे गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट भी, और जो अस्पताल हैं वे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं। इसलिए यहाँ पर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? नंबर 1 पर्यटन, विनिर्माण, कृषि या खनन? तो दोस्तों, इन चारों में से सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ पर है? तो दोस्तों, भारत में है कृषि में, क्योंकि भारत की जो 65% जनसंख्या है वो अभी भी कृषि में लगी हुई है। इसलिए यहाँ पर जो रोज़गार मिलता है अधिकतर वो मिलता है कृषि में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन चतुष्कोणीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? नंबर 1 सूचना टेक्नोलॉजी, खनन, विनिर्माण या फिर मत्स्य पालन? तो दोस्तों, कौन नहीं आता इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत नहीं आता है सूचना टेक्नोलॉजी। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये जो है ना सेक्टर फर्स्ट का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, और ये बाकी जो हैं ये तृतीय में आते हैं। चलते हैं आगे। दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है कि जो भारत में या कहीं भी जो क्षेत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3। पहले में क्या आता है? पहले में आता है कृषि, जो ही मैंने उल्टा बोला था वो उसका सही है। दूसरे में क्या आता है? दूसरे में आता है उद्योग धंधे जो होते हैं। और थर्ड में जो आता है वो आता है सर्विस सेक्टर। ठीक है दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये सर्विस सेक्टर में आती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर है? ये है प्रथम सेक्टर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूक्ष्म लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के राष्ट्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष में कितनी बार मिलते हैं? प्रत्येक वर्ष में एक बार महीने में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये मिलते हैं 6 महीने में एक बार जरूर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक साल में कितनी बार हो गए? एक साल में हो गए 2 बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम वर्ष कितने में वो हुआ था, पारित हुआ? नंबर 1 2006, 2004, 2008 या फिर 2002 में? तो दोस्तों, ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 2006 में, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है? एडम स्मिथ, फिशर ब्लैक, रॉबर्ट मर्टन या फिर जॉन मेनार्ड कीन्स? तो इसका सही आंसर है जॉन मेनार्ड कीन्स। इसको अलग एक प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? कृषि, निर्माण, खनन या फिर मछली पालन? तो दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? आप बताइएगा। तो दोस्तों, अभी मैंने खुद बताए थे कि 3 सेक्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसमें आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा किस में है। तो दोस्तों, इसमें जो निर्माण है ये किसका है? ये सेकंड सेक्टर का, उद्योग धंधे का, क्योंकि उसमें निर्माण वगैरह होते हैं। कृषि जो पहला है, मत्स्य खनन ये भी प्राथमिक गतिविधि है। चलते हैं आगे। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? 4, 3, 2 और 5? तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि कितने क्षेत्र होते हैं, ये होते हैं 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयंत्र और मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का निवेश कितना होना चाहिए?
25 लाख से 50 लाख के बीच में, 50 लाख से अधिक, 25 लाख से अधिक नहीं, या फिर 25 लाख से अधिक। तो दोस्तों इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए उनका निवेश। जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनका निवेश जो 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना वे बड़े उद्योगों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक पूंजीगत वस्तु नहीं है? उपकरण, भोजन और वस्त्र, मशीन और ट्रक। तो दोस्तों जो उपकरण है ये भी पूंजी से आते हैं, मशीन भी पूंजी से आती है और ट्रक भी पूंजी वगैरह से आता है। ये उद्योग धंधों से संबंधित है। लेकिन जो भोजन और वस्त्र है ये जो भारत में प्राथमिक सेक्टर में पाए जाते हैं और ये बिना पूंजी के भी आपके पास आ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? पॉल क्रूगमैन ने, गैरी बेकर ने, मिल्टन फ्रीडमैन ने, या फिर डेविड रिकार्डो ने? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डेविड रिकार्डो। इन्होंने ही जो है 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को गोल्डर कोलर ने पेश किया था? माध्यमिक, चतुर्भुज, प्राथमिक या पंचीय? इसका सही आंसर है दोस्तों पंचीय गतिविधि जो गोल्ड कोलर ने दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए डैश को आधार वर्ष के रूप में लिया गया था। तो दोस्तों जो 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना हुई थी उसका जो आधार वर्ष था वो क्या माना गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों 2011 और 12, इस वर्ष को आधार वर्ष माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में घोषित मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई थी? नीति के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संचालन के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया था। तो दोस्तों भारत में जो पहली औद्योगिक नीति आई थी वो किस वर्ष आई थी? ऑप्शन नंबर ए 1959, बी 1948, सी 1950 या फिर डी 1962? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1948। पहली औद्योगिक नीति 1948 में ही आई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी है? नंबर 1 थ्रेसिंग मशीन, पैसा, ट्रैक्टर या फिर भूमि? तो दोस्तों कार्यशील पूंजी कौन सी है? वो है पैसा, क्योंकि जो तीन आ गए थ्रेसिंग मशीन, ट्रैक्टर और भूमि ये आ गए दोस्तों उपकरण में, ये तीनों उपकरण है। और भूमि का हम यूज करते हैं तो ये तो कोई कार्यशील पूंजी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारी सारी महत्वपूर्ण वीडियो समय से पहले पहुँचती रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर दो ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच जाए। चलते हैं आगे। अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास होता है। तो दोस्तों ये मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जो भी 3 प्रकार की ये गतिविधि है, अर्थव्यवस्था है, समाजवाद और जी तुम्हारी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी, ये दोस्तों मैंने भी आपको समझाया था। तो इसी के ऊपर है ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन है दोहरी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर समाजवादी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो पूंजीपतियों के हाथ में होती है। वहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, अपने रूल रेगुलेशन खुद पूंजीपति लोग बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं और बार बार रिपीटेड होते हैं। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा संसाधन अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी स्वामित्व होता है? नंबर 1 पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर दोहरी? तो किस में होता है? ये होता है दोस्तों पूंजीवादी में, इसमें जो है निजी स्वामित्व होता है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्हें सबसे अधिक उनके आर्थिक सिद्धांतों कीन्सियन सिद्धांत के लिए जाना जाता है, किस देश से थे? नंबर 1 स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। दोस्तों इतना लंबा क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दिया गया है। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि जॉन मेनार्ड कीन्स किस देश से संबंधित थे। तो ये किस देश से थे दोस्तों? ये थे इंग्लैंड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल्यह्रास के क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है। जो मूल्यह्रास होता है दोस्तों, रुपए में गिरावट वगैरह, उससे जो क्षति होती है उसके कारण एक वार्षिक भत्ता दिया जाता है। तो वो कौन सा है? तैयार माल, पूंजीगत सामान, कार्य प्रगति पर है या फिर भूमि? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों पूंजीगत सामान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसको अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों मैंने ये आपको बताए थे अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, ये इसकी पूरी जानकारी दी थी। उसी के अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। कानूनी परामर्श, चाय बागान, फॉर्म उपकरण निर्माण या फिर बैंकिंग। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों? वो आता है फॉर्म उपकरण निर्माण, यानी कि ये उद्योग क्षेत्र से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके ऊपर अभी 3 कानून भी बने थे और इसी MSP के ऊपर वे वापिस हुए थे, जिसमें राकेश टिकैत वगैरह ये किसान जो है दिल्ली पहुंच गए थे बहुत सारे सरकार के खिलाफ, तो सरकार ने भी नियम वापसी ले लिए थे। तो ये किसका, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। चल दोस्तों इसमें आपको घूम सकते हैं कि कृषि मंत्रालय द्वारा, तो कृषि मंत्रालय नहीं करता इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? वित्त आयोग के, वित्त मंत्री के, RBI के या फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार के? तो दोस्तों ये किया जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार के। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं दोस्तों? वो हैं अजय कुमार सूद। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ये भी MTS के एग्ज़ाम में पूछा गया था लास्ट टाइम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में खाद्यान्न का भंडारण कौन बनाए रखता है? नेफेड, FICCI, कृषि मंत्रालय या फिर FCI? तो दोस्तों जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन इंडिया, ये जो है भारत में खाद्यान्न का भंडारण बनाए रखती है, यानी कि भारत में कहीं भी खाने की आपूर्ति मतलब कम ना हो, उसको पूर्ण बनाए रखने के लिए, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए ये FCI जिम्मेदार होता है। सरकार द्वारा कितनी अधिष्ठित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? 22, 42, 32 या फिर 12? दोस्तों जो MSP होता है ये कितनी फसलों पर दिया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। इसका आंसर क्या है सही? इसका सही आंसर है दोस्तों 22। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, शायद वो आगे भी आएगा, कि जो गन्ना होता है इस पर MSP दिया जाता है या नहीं, मतलब सही है या गलत है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? दोस्तों क्वेश्चन आ गया है ये, तो आपको इससे पहले कमेंट करके बताना है ईमानदारी के साथ। नंबर 1 चावल, गन्ना, दाल या फिर गेहूँ? तो दोस्तों चावल, गन्ना और गेहूँ के लिए तो MSP दिया जाता है, लेकिन जो गन्ने के लिए दिया जाता है वो दिया जाता है दोस्तों FRP, यानी कि उचित और लाभकारी मूल्य। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 1966, 69 से 74 या फिर 56 से 61 या फिर 51 से 56? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो थी वो हुई थी 1951 से स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, ये योजना आयोग द्वारा संचालित की जाती थी। योजना आयोग का वर्तमान में नाम हो गया है नीति आयोग, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों पहली योजना चली 1951 से 1956 तक, 5 साल चली, और दूसरी कब तक चली? दूसरी चली है 1956 से 1961 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह कोष जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय की
को भेजा जाता है के रूप में जाना जाता है। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय निधि, राष्ट्रीय आधारभूत संरचना, राष्ट्रीय निवेश निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी निधि। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका राष्ट्रीय निवेश निधि। जो भी होता है केंद्रीय सामाजिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को कहाँ भेजा जाता है? ये भेजा जाता है राष्ट्रीय निवेश निधि में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसके विरुद्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की रक्षा करता है? तो दोस्तों जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किसानों की किस प्रकार से मदद करता है? अप्रत्याशित रोगों या कीट संक्रमण के कारण फसलों का नुकसान बचाने के लिए, स्थानीय मुद्रा कर्जदाताओं द्वारा ब्याज की उच्च दर देने के लिए, अत्यधिक सूखा, बाढ़ या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए, बम्पर उत्पादन के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट के लिए। तो दोस्तों एमएसपी से क्या होता है कि बम्पर उत्पादन के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट नहीं होती है। अगर एमएसपी आपका तय है तो जय एमएसपी आपका 2000 रुपये है किसी फसल का, जय गेहूँ, अभी गेहूँ की कटाई चल रही है तो गेहूँ का 2175 है रेट एमएसपी जो है। अगर आपके पास बम्पर उत्पादन हुआ है बहुत सारा, तो ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास ज़्यादा उत्पादन है तो उसकी कीमत जो घट जाती है। तो एमएसपी क्या होता है, एमएसपी से नीचे इसकी कीमत सरकार नहीं ले जाती है, एमएसपी पर सरकार खरीदती है। ठीक है दोस्तों, तो बम्पर उत्पादन के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट को रोकने के लिए एमएसपी दिया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017, 2007 से 2012, 2002 से 2007 या फिर 1997 से 2002। तो दोस्तों आप जो है ना मेरी पंचवर्षीय वाली योजना भी जो वीडियो है हमारी वो देख सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, स्टैटिक जीएस की, उसमें पंचवर्षीय योजना को विस्तार से समझाया गया है। यहाँ तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए इन पर ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं चल रहा, लेकिन जहाँ पर ज़रूरी हो रहा है वहाँ पर हम आपके लिए डिस्कशन कर रहे हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? वो थी 2012 से 2014 तक, लेकिन 2017 तक थी, लेकिन 2014 में भाजपा सरकार आने के बाद इसको एंड कर दिया गया और योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी होता है सरकार की किन संस्था की सिफारिशों पर भारत सरकार के द्वारा तय किया जाता है? नंबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जिसको आरबीआई बोला जाता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय खाद्य निगम या फिर नाबार्ड। तो नाबार्ड जो दोस्तों इसका स्थापना हुई थी 1982 में। ये होता है नेशनल बोर्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी होता है ये बैंक। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एमएसपी को निर्धारित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राले आयोग 1902 में किस सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? जो राले आयोग था तो ये क्यों लागू किया गया था? शिक्षा व्यवस्था के लिए, सूखा प्रबंधन के लिए, न्यायिक व्यवस्था के लिए या फिर पुलिस व्यवस्था के लिए? इसका सही आंसर है दोस्तों शिक्षा व्यवस्था के लिए 1902 में राले आयोग बनाया गया था, जिसको रोलेक्ट एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर भारत में कृषि की स्थिति सुधारने पर था। यह योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो ये योजना जैसे कि मैंने अभी पिछले भी बताया आपको, ये हुई थी 1951 में और 1956 तक ये चली थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रभावी नई WPI श्रृंखला का आधार वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? 2010 से 11, 2013 से 14, 2012 से 13 या 2011 से 12? तो इसका जो आधार वर्ष है दोस्तों वो है 2011 से 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औपनिवेशिक भारत में संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस से संबंधित थी? नंबर 1 शिक्षा आयोग, शहरीकरण, सिंचाई या फिर स्वास्थ्य? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों शहरी शिक्षा, शिक्षा के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक पहल है? राष्ट्रीय आयुष मिशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर नीति आयोग?
इसका सही आंसर है दोस्तों नीति आयोग, जो कि योजना आयोग का ही दूसरा रूप है। ठीक है दोस्तों, पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। चलते हैं आगे। परिवर्तनशील विनियमन दर प्रणाली में विनिमय दरों के संबंध में दीर्घकालीन भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? जो लॉन्ग टाइम के लिए भविष्यवाणी की जाती है वो किस लिए की जाती है? क्रय शक्ति सिद्धांत के आधार पर, भुगतान संतुलन सिद्धांत के आधार पर, ब्याज दर दृष्टिकोण के आधार पर, या फिर निवेश सूची संतुलन के आधार पर? इसका सही आंसर है दोस्तों क्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश शेयर किसी बड़ी, अच्छे से स्थापित और कई वर्षों से संचालित हो रही वित्तीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ कंपनी का शेयर होता है? सिलिकल, डिफेंसिव, ब्लू चिप या फिर इनकम? इसका सही आंसर है दोस्तों ब्लू चिप। जो ब्लू चिप होता है वो जो है ना अच्छे से स्थापित और कई वर्षों से संचालित वित्तीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ कंपनी का शेयर होता है ब्लू चिप। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण नाम क्या है? तो दोस्तों जो आईपीओ सुनते हैं आप इकोनॉमिक्स में, उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इंडेंटेड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव या इन्वेंट्री परफॉर्मेंस आउटपुट? सही आंसर है दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो आईपीओ होता है जो कि शेयर मार्केट में होता है आईपीओ। कोई भी कंपनी अपने जब शेयर जारी करती है तब शुरू में आईपीओ करता है। तो आईपीओ में क्या होता है कि पहले वे पब्लिक को ऑफर करते हैं कि आप हमारे शेयर कितने रुपए में खरीद सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? यानी कि जो दोस्तों जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट, इसका जो संचालित करती है, यानी इसका जो नियंत्रण नियम कानून बनाती है वो कौन सी कंपनी बनाती है? दोस्तों वो बनाती है सेबी, जिसका नाम है SEBI, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है इतने ही क्वेश्चन थे, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनको आप अगर लिखना चाहें तो कोई नोट्स भी लिख सकते हैं शॉर्ट से। तो SSC CGL MTS CSSL लेखपाल यूपी वीडियो यूपी SSC के सभी एग्ज़ाम के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम आपको पता ही है दोस्तों, धामपुर स्टडी पॉइंट। अगर आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करोगे तो पहले पर हमारा ही आएगा और ये वाली प्रोफाइल पिक लगी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो लाइएगा, तो हम उसी टॉपिक पर वीडियो लाएंगे आपके लिए। बहुत अच्छी से कंटेंट दोस्तों बेहतर होगा, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे और आपके परिवार सब में सब खुश होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।